हम सब जानते हैं कि एआई आजकल कमाल कर रहा है। लेकिन एक सवाल है जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है। क्या मशीनें सच में सोच सकती हैं या वो बस हमारे दिए गए निर्देशों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेट फॉलो कर रही हैं? आज की हमारी चर्चा रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर है, एक ऐसी तकनीक जो शायद इस सवाल के जवाब के सबसे करीब है, क्योंकि यहाँ मशीन को कोई निर्देश नहीं दिए जाते, उसे एक बच्चे की तरह खुद सीखना पड़ता है। आप सोचिए, एक बॉट को लूना लैंडर गेम खेलना सिखाना है। आप उसे ये नहीं बताते कि थ्रस्टर कब चलाना है या किस एंगल पर उतरना है। आप उसे बस गेम के अंदर छोड़ देते हैं और कहते हैं खुद पता लगाओ। वो हजारों बार क्रैश होता है, फेल होता है, लेकिन हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीखता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग या आरएल सीखने की इसी सबसे बुनियादी, सबसे इंसानी प्रक्रिया की नकल है। मतलब ट्रायल एंड एरर, कोशिश करो, गलती करो और उससे सीखो। तो आज हम इसी फैसिनेटिंग दुनिया के अंदर चलेंगे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसके आधार पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीक सिर्फ गेम खेलने से आगे बढ़कर असल दुनिया की मुश्किल समस्याओं को कैसे सुलझा रही है, और ये भी कि क्या ये वाकई मशीनों को एक तरह की क्या कहते हैं सहज बुद्धि या इंट्यूशन दे रही है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन बनाया गया है कि ये तकनीक इंसानों के सीखने के तरीके से कितनी मिलती जुलती है। जब हम कोई नया गेम सीखते हैं तो हम शुरुआत में बुरी तरह हारते हैं, लेकिन जब पहली बार जीतते हैं तो दिमाग में केमिकल रिलीज होता है, डोपामाइन। एक खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। और वो डोपामाइन ही असली रिवॉर्ड है। वो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ, ये जो अभी किया वो सही था, इसे याद रखो। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं। कोई किताब पढ़कर साइकिल चलाना नहीं सीखता। आप गिरते हैं, आपको चोट लगती है। हाँ, जो एक तरह का नेगेटिव रिवॉर्ड है। बिल्कुल। फिर आप बैलेंस बनाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो एक पॉजिटिव रिवॉर्ड है। हजारों छोटी छोटी गलतियों और सुधारों के बाद ही दिमाग में वो पॉलिसी बनती है जिससे आप बिना सोचे समझे साइकिल चला पाते हैं। आरएल सिस्टम इसी न्यूरोलॉजिकल इनाम प्रणाली की एक डिजिटल नकल है। लेकिन क्या ये डिजिटल इनाम वाली बात थोड़ी ज्यादा सरल नहीं है? हम इंसान तो खुशी, गर्व और सीखने की संतुष्टि जैसी कई वजहों से खेलते हैं। क्या एक बॉट जो सिर्फ एक नंबर को मैक्सिमाइज कर रहा है वाकई सीख रहा है, या वो बस एक बहुत ही चालाक कैलकुलेटर है जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाला रास्ता ढूंढ रहा है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। एक स्तर पर हाँ, वो सिर्फ एक नंबर को मैक्सिमाइज कर रहा है, उसका कोई इमोशन नहीं है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी वो इस प्रक्रिया में खोज निकालता है वो अक्सर इतनी जटिल और रचनात्मक होती है कि वो सीखने जैसा ही महसूस होता है। उसका एकमात्र लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड इकट्ठा करना है, लेकिन इसी लालच में वो ऐसी रणनीतियाँ बना लेता है जो इंसानी सोच से भी परे होती हैं। हाँ, हमारे सीखने के सिस्टम से इसका ये गहरा जुड़ाव ही इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। स्रोत के अनुसार ये कोई बिल्कुल नया विचार नहीं है। इसकी जड़ें तो 1950 के दशक तक जाती हैं, लेकिन लगता है कि पिछले 10 सालों में इसमें जैसे कोई विस्फोट हुआ है। सही कहा। लंबे समय तक ये अकादमिक दुनिया तक ही सीमित था। 1992 में एक आरएल एजेंट ने बैकगैमन के विश्व चैंपियन को लगभग हरा दिया था, जो उस समय एक बड़ी बात थी। लेकिन असली छलांग 2013 में डीप माइंड के DQN एल्गोरिदम के साथ आई। इसकी ब्रिलियंट ट्रिक ये थी कि इसने एक्सपीरियंस रिप्ले का इस्तेमाल किया। अच्छा, एक्सपीरियंस रिप्ले? हाँ, मतलब बॉट अपने पुराने अनुभवों को, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, एक मेमोरी में रखता था और उनसे बार बार सीखता था। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी पुरानी गलतियों को याद करके सीखते हैं। अरे हाँ, पिछली बार मैंने ये किया था तो गड़बड़ हो गई थी। इस एक आइडिया ने सीखने की प्रक्रिया को इतना स्टेबल बना दिया कि वो एक साथ दर्जनों अलग अलग अटारी गेम्स में इंसानों से बेहतर खेलने लगा। और फिर 2016 का वो अल्फागो मोमेंट आया। डीप माइंड ने गो गेम में विश्व चैंपियन ली सेडोल को हराया। मैंने वो मैच देखा था और वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। वो एक रॉकेट लॉन्च जैसा क्षण था, बिल्कुल। और जानते हैं, दिलचस्प बात ये नहीं थी कि उसने विश्व चैंपियन को हराया, बल्कि कैसे हराया। मैच के दौरान एक चाल थी मूव 37, जिसे शुरू में हर विशेषज्ञ ने, हर कमेंटेटर ने एक बचकानी नौसिखिया गलती बताई। हाँ, मुझे याद है। सबको लगा कि मशीन पागल हो गई है। एग्जैक्टली। लेकिन बाद में पता चला कि वही चाल पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट थी। मशीन ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी खोज निकाली थी जो इंसानी सोच के दायरे से पूरी तरह बाहर थी। ये सिर्फ गेम जीतना नहीं था,
ये गो के खेल के हजारों साल पुराने ज्ञान को चुनौती देना था। यही दुनिया को समझ आया कि एआई सिर्फ नियमों को फॉलो करना नहीं सिखाता, ये असल में एक नॉन ह्यूमन इंट्यूशन या सहज ज्ञान विकसित कर सकता है। ये तो कमाल है। डेटा सेंटर से लेके प्रोटीन फोल्डिंग तक ये हर जगह काम कर रहा है। लेकिन ये सब सुन के मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, आखिर ये अंदर से काम कैसे करता है? ऐसा क्या कोर लॉजिक है जो एक ही तकनीक को गेम खेलने और दवाइयां बनाने दोनों में यूजफुल बना देता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका कोर लॉजिक हैरान करने वाला सरल है। इसमें सिर्फ दो मुख्य किरदार होते हैं, एक एजेंट, हमारा बॉट, हाँ हमारा बॉट जो सीख रहा है, और एक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वो दुनिया है जिसमें वो काम कर रहा है, चाहे वो कोई वीडियो गेम हो, शतरंज का बोर्ड हो या एक असली डेटा सेंटर का तापमान। ठीक है, एजेंट और एनवायरनमेंट, फिर क्या होता है? ये एक लूप में काम करता है। सबसे पहले एजेंट एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है, यानी देखता है कि अभी क्या हो रहा है। उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो एक एक्शन लेता है। उस एक्शन के जवाब में एनवायरनमेंट उसे दो चीजें देता है, एक रिवॉर्ड जो बताता है कि एक्शन अच्छा था या बुरा। सही, और एक नया ऑब्जर्वेशन जो बताता है कि एक्शन के बाद दुनिया कैसी दिख रही है। और ये लूप चलता रहता है, ऑब्जर्वेशन, फिर एक्शन, फिर रिवॉर्ड और फिर नया ऑब्जर्वेशन। बस यही पूरा ढांचा है। वाह, इतना सरल। तो ये लूप या तो खत्म होता होगा जैसे गेम में, या हमेशा चलता रहता होगा? बिल्कुल, इन्हें एपिसोडिक और कंटिन्यूइंग टास्क्स कहते हैं। एपिसोडिक का एक अंत होता है, जैसे शतरंज का खेल, कोई जीता कोई हारा, एपिसोड खत्म। लेकिन किसी ऑयल रिफाइनरी को मैनेज करना एक कंटिन्यूइंग टास्क है। इसका कोई अंत नहीं है। एजेंट को बस सिस्टम को हमेशा बेहतर तरीके से चलाते रहना है। अच्छा, स्रोत में कुछ और शब्द है जैसे पॉलिसी। जहां तक मैं समझा ये एजेंट का गेम प्लान है ना? मतलब किसी भी सिचुएशन में क्या करना है उसकी एक रूल बुक। हाँ, गेम प्लान या स्ट्रैटेजी, इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। पॉलिसी एजेंट का दिमाग है। ये एक फंक्शन है जो एनवायरनमेंट की किसी भी स्थिति को देखता है और बताता है कि इस स्थिति में कौन सा एक्शन लेना सबसे अच्छा रहेगा। और ये रूल बुक दो तरह की हो सकती है, एक डिटर्मिनिस्टिक यानी बिल्कुल पक्की, अगर ये हो तो हमेशा यही करो। अच्छा, या फिर स्टोकेस्टिक जो संभावनाओं पर काम करती है, जैसे 70% चांस है कि आगे बढ़ना सही रहेगा, लेकिन 30% चांस है कि दाएं मुड़ना बेहतर हो। असल दुनिया की समस्याओं के लिए स्टोकेस्टिक पॉलिसी ज्यादा काम की होती है। ठीक है, तो पॉलिसी एक्शन तय करती है। फिर आते हैं रिटर्न और वैल्यू। स्रोत कहता है कि ये दोनों अलग हैं, पर सुनने में एक जैसे लगते हैं। ये एक बहुत जरूरी फर्क है और इसे समझना आरएल को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए आप एक वीडियो गेम का लेवल खेल रहे हैं। रिटर्न वो फाइनल स्कोर है जो आपको लेवल खत्म होने पर स्क्रीन पर दिखता है। मान लीजिए 10,500 पॉइंट्स। ठीक है, वो तो एक पक्की संख्या है। हाँ, एक ठोस संख्या। लेकिन वैल्यू खेल के बीच में आपका अनुमान है कि आपका फाइनल स्कोर क्या हो सकता है। अगर आपके पास बहुत सारी हेल्थ और पावर अप्स हैं और आप अभी तक मरे नहीं हैं, तो आप कहेंगे मेरी वैल्यू हाई है, मतलब आपको अच्छी रिटर्न्स की उम्मीद है। एजेंट हर कदम पर इसी वैल्यू का अनुमान लगाता है ताकि वो उन एक्शंस को चुन सके जो लंबे समय में सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। मतलब रिटर्न हकीकत है और वैल्यू उम्मीद है। हाँ, स्रोत में डिस्काउंट फैक्टर का भी जिक्र है जो भविष्य के रिवॉर्ड्स की वैल्यू को थोड़ा कम कर देता है। ये कुछ ऐसा है कि आज मिलने वाले 100 रुपए कल मिलने वाले 100 रुपए से ज्यादा कीमती लगते हैं। एकदम सही एनालॉजी है। इसे गामा भी कहते हैं। अगर गामा 0 है तो एजेंट सिर्फ अगले कदम के रिवॉर्ड की परवाह करेगा, वो बहुत शॉर्ट साइटेड होगा। अगर गामा 1 के करीब है तो वो भविष्य के रिवॉर्ड्स को भी उतना ही महत्व देगा। शतरंज में हम इंसान भी कुछ ही चाले आगे की सोच पाते हैं, अनंत तक नहीं। ये डिस्काउंट फैक्टर एजेंट को भी थोड़ा मायोपिक या दूर की न सोचने वाला बनाता है, जिससे समस्या को हल करना आसान हो जाता है। तो बेसिकली एजेंट अपनी पॉलिसी का इस्तेमाल करके एक्शन चुनता है। हाँ, और वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करके ये अनुमान लगाता है कि कौन सा एक्शन लंबे समय में सबसे अच्छा रिटर्न देगा। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत कहता है कि एजेंट को केवल ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता, बल्कि वो एनवायरनमेंट की स्टेट का पता लगाने की कोशिश करता है। इन दोनों में क्या अंतर है? यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट है।
स्टेट एनवायरनमेंट की पूरी और सच्ची आंतरिक स्थिति है। इसमें वो सारी जानकारी होती है जो भविष्य को निर्धारित करेगी, जबकि ऑब्जर्वेशन वो जानकारी है जो एजेंट को अपने सेंसर से मिलती है, और यह अक्सर अधूरी होती है, जैसे दुनिया की एक धुंधली तस्वीर। अरे वाह, तो इसका मतलब एजेंट एक तरह से जासूस का काम कर रहा है। उसे दुनिया की बस एक झलक मिलती है, एक ऑब्जर्वेशन, और उस छोटे से सुराग से उसे पूरी कहानी यानी स्टेट का अंदाजा लगाना पड़ता है। एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए उसके कैमरे उसे सड़क का एक ऑब्जर्वेशन देते हैं, लेकिन ट्रैफिक की पूरी स्टेट, जिसमें हर ड्राइवर का मूड, सड़क के नीचे की फिसलन, ये सब शामिल है, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल होती है। यह एक सटीक उदाहरण है। इसी आधार पर एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं। एक फुल्ली ऑब्जर्वेबल, जैसे शतरंज का खेल। यहाँ बोर्ड पर मोहरों की स्थिति ही पूरी स्टेट है। जो दिखता है वही सब कुछ है। एग्जैक्टली, कुछ भी छिपा नहीं है। लेकिन दूसरे होते हैं पार्शली ऑब्जर्वेबल, जैसे असल दुनिया या पोकर का खेल। पोकर में आपको अपने पत्ते दिखते हैं, लेकिन दूसरों के पत्ते नहीं दिखते। यहाँ एजेंट को अधूरी जानकारी यानी ऑब्जर्वेशन से पूरी स्टेट का अनुमान लगाना पड़ता है। स्रोत में एक और शब्द का उल्लेख है, स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट में रैंडमनेस या अनिश्चितता का एक तत्व है। एक डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट में एक एक्शन का हमेशा एक ही नतीजा होता है। अगर आप शतरंज में अपना घोड़ा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो हमेशा वहीं जाएगा, 100 में से 100 बार। सही। लेकिन एक स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट में एक ही एक्शन के कई अलग अलग नतीजे हो सकते हैं। स्रोत में एक ग्रिड वर्ल्ड का उदाहरण दिया गया है, जहां हवा चल रही है। अगर एजेंट ऊपर जाने का एक्शन लेता है तो 80% संभावना है कि वो सीधा ऊपर जाए, लेकिन 10% संभावना है कि हवा उसे थोड़ा दाएं धकेल दे और 10% कि थोड़ा बाएं। तो इसका मतलब है कि एजेंट कभी भी 100% निश्चित नहीं हो सकता कि उसके एक्शन का नतीजा क्या होगा, ठीक हमारी असली दुनिया की तरह। बिल्कुल। और इसी अनिश्चितता के कारण वैल्यू फंक्शन एक अपेक्षित रिटर्न की गणना करता है। वो सभी संभावित नतीजों और उनकी संभावनाओं पर विचार करके एक औसत अनुमान लगाता है कि भविष्य में कितना रिटर्न मिल सकता है। यह सिर्फ सबसे अच्छे केस के बारे में नहीं सोचता, बल्कि सभी संभावनाओं का औसत निकालता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सार ये है कि एक एजेंट है जो इनामों के लालच में एक अनिश्चित दुनिया में परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सबसे अच्छी रणनीति सीखता है। वो एक्शन लेने के लिए एक पॉलिसी का और अपने एक्शंस के लंबे समय के परिणामों का अनुमान लगाने के लिए एक वैल्यू फंक्शन का उपयोग करता है। टिकों को समझा, एजेंट, एनवायरनमेंट, रिवॉर्ड, पॉलिसी और वैल्यू फंक्शन। ये ढांचा ही मशीनों को इंसानी हस्तक्षेप के बिना अपने आप जटिल से जटिल कार्य सीखने की क्षमता देता है, जो सचमुच असाधारण है। चाहे वो गूगल के डेटा सेंटर का कूलिंग बिल 40% कम करना हो, जहां उसने ऐसे तरीके खोजे जो इंसानी इंजीनियरों ने एक दशक में नहीं सोचे थे, या नई दवाइयां डिजाइन करना हो। स्रोत कुछ बड़े सवाल उठाकर खत्म होता है। ये कहता है कि पॉलिसी और वैल्यू फंक्शंस हैं, लेकिन ये फंक्शंस असल में किस चीज से बने होते हैं? ये सीखते कैसे हैं, यानी अपने अनुमानों को वक्त के साथ बेहतर कैसे बनाते हैं, और इस सीखने की प्रक्रिया में किस तरह के लर्निंग एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है? और यही हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग के क्या और क्यों पर चर्चा की है, लेकिन इसका कैसे, यानी इन फंक्शंस के अंदर की असली मशीनरी, जो अक्सर जटिल न्यूरल नेटवर्क होते हैं, और उन्हें प्रशिक्षित करने वाले एल्गोरिदम, वहीं पे असली जादू छिपा है। यह इस सवाल को जन्म देता है, एक मशीन के लिए किसी रणनीति को सीखने का वास्तव में क्या मतलब है? यह सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, जैसा पारंपरिक प्रोग्रामिंग में होता है। यह अनुभव से मूल्य का एक सहज ज्ञान, एक तरह की इंट्यूशन विकसित करना है। यह कैसे होता है और इसकी सीमाएं क्या हैं, यही इस क्षेत्र का सबसे गहरा और रोमांचक पहलू है।